तो 2-3 तरह के प्रोविजंस हैं। तो पहला प्रोविज़न क्या है कि या तो आपका बर्थ इंडिया में हुआ हो तो आप इंडिया की सिटीज़नशिप को ले सकते हैं। सेकेंडली, आपने सिटीज़नशिप के लिए उस कंट्री की पर्टिकुलर गवर्नमेंट में अप्लाई किया है। तो अगर आपने इंडिया का सिटीज़नशिप चाहिए तो आपने इंडियन गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया है, और अगर इंडियन लॉज, इंडियन गवर्नमेंट आपको यहाँ पर परमिट कर देती है, देन यू विल बिकम अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू रेसिडेंट्स। अब सिटीज़न एंड रेसिडेंट्स, दे कैन बोथ बी द सेम। अ पर्सन हु इज़ रिसाइडिंग इन इंडिया can be a citizen of India or he may not be a citizen of India, right? अब यहाँ पर क्या है, if my brother is born into India then he should have been a citizen of India, but now he has migrated to some other place. अब वो कहीं और चला गया है, राइट? अगर वो कहीं और चला गया है रहने के लिए तो वहाँ का रेसिडेंट है, वो वहाँ का सिटीज़न नहीं है टिल द टाइम वहाँ की गवर्नमेंट उसको वहाँ का सिटीज़न डिक्लेयर नहीं करती है। तो डैट मीन्स रेसिडेंट टर्म और सिटीज़न टर्म में डिफरेंस तब आ जाता है जब हम एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जब हम इंडियन इकोनॉमी में नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम सिटीजन्स को तो इंक्लूड करते ही हैं, बट हमें इन तरह के रेसिडेंट्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेसिडेंट्स कौन होते हैं? जो एक कंट्री में रहते हैं, वहाँ पर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है। दैट मीन्स वो वहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं, तो वहाँ पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो डैट मीन्स उन्होंने जो भी पैसा उस कंट्री में कमाया है वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट बनना चाहिए, वो उस कंट्री की नेशनल इनकम का पार्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस हमें क्या समझ में आया है कि सिटीजनशिप इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट एंड रेसिडेंटशिप इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। सिटीज़न बनने के लिए हमारे पास दो तरह के प्रोविजंस है, ईदर वी आर बॉर्न इनटू इंडिया और ईदर हमें वहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउ किया हो और सिटीजनशिप हमें दिया हो। रेसिडेंट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, उसके लिए वी शुड हैव एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री। दैट मीन्स वी शुड ईदर बी वर्किंग इन दैट कंट्री, या तो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे खाना पीना खा रहे हैं। प्लस रेसिडेंट का एक दूसरा और क्लॉज है जो कहता है कि यू शुड बी रिसाइडिंग फॉर मोर देन सर्टेन टाइम पीरियड। अब इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में यहाँ पर उन्होंने क्या टाइम पीरियड दिया है कि अगर आप इंडिया में फॉर मोर देन 1 ईयर रह जाते हैं तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाते हैं। अगर आप इंडिया में फॉर मोर देन 1 ईयर रह जाते हैं तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाते हैं। सिमिलरली सब कंट्रीज़ का अपना अलग अलग पैरामीटर है। अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में अगर आप मोर देन 1100 डेज़ वहाँ पे रह जाते हैं तो वहाँ पर आप परमानेंट रेसिडेंट बन जाते हैं, राइट? तो ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट प्रोविजंस हैं जिससे वो किसी को रेसिडेंट या किसी को वो सिटीज़न का दायरा देते हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे आपके बुक में दिया हुआ है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम को समझने के लिए सबसे पहले लेट्स गो बैक टू, आई थिंक आपने 8th स्टैंडर्ड में कहीं पे पढ़ा होगा कि अगर हमें इकोनॉमी में प्रोडक्शन करना है तो हमारे पास 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होने चाहिए। पहला लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आपने वहाँ पर पढ़े थे। तो ये फैक्टर इनकम क्या कहता है? फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिल रही है उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। अब इनको इनकम क्यों मिलेगी? क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ सर्विसेज रेंडर की होंगी, राइट? कुछ सर्विसेज रेंडर की होंगी, कुछ काम किया होगा, कुछ प्रोडक्शन में ऐड ऑन किया होगा, या उनको यूज़ करके कहीं ना कहीं पर इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन हुआ है, कहीं पे कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है।
तो वहाँ पर उनको इनकम्स मिलती हैं. सो फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम earned by factors of production for rendering factor services in the production process. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड आता है. लैंड के लिए इनकम क्या है? लैंड वुड गेट रेंट. लेबर के लिए इनकम क्या है? फॉर द लेबर इट इज़ वेजेस और सैलरीज. देन वी हैव कैपिटल. कैपिटल के लिए इनकम क्या होने वाला है? इंटरेस्ट. एंड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप द इनकम इज प्रॉफिट. तो डैट मीन्स जब हम फैक्टर इनकम की बात करते हैं तो हम इन चारों इनकम्स को ऐड ऑन कर देंगे. रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. सो दिस विल गिव अस द फैक्टर इनकम. फिर आते हैं हम ट्रांसफ़र इनकम में. अब ट्रांसफ़र इनकम क्या है? इट रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज. अब ये ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम है जो इनकम मेरी इकोनॉमी में लोगों को मिल तो रही है, बट वो इनकम को जनरेट करने के लिए कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं हुई. जब कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे वैल्यू एडिशन हुआ, तो वो ट्रांसफ़र इनकम्स है. अब एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पापा ने मुझे पॉकेट मनी दिया. तो पापा मुझे हर मंथ पॉकेट मनी देते हैं. तो अगर आपके पापा पॉकेट मनी दे रहे हैं तो क्या उस पॉकेट मनी को अर्न करने के लिए आपने कुछ किया था? क्या आपके सर्विसेज से कुछ वैल्यू एडिशंस हुआ? नहीं. तो ये पॉकेट मनी ट्रांसफ़र इनकम है, क्योंकि ये किसी और की इनकम थी. ये पापा की इनकम है जो वो आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन द वे ऑफ पॉकेट मनी. एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल्स में स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं. तो स्कॉलरशिप अमाउंट वो उनकी अपनी इनकम है जिससे वो आपको दे रहे हैं. सो इट इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम. पेंशन्स के लिए हम कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं. हम रिटायर होकर घर बैठ गए हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. सो पेंशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसफ़र इनकम, राइट. स्कॉलरशिप्स हो गया है. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात की गई है यहाँ पर. कभी कभी गवर्नमेंट्स कुछ तरह के अलाउंस इशू करती है. वो कहाँ से आते हैं? जो गवर्नमेंट की पर्सनल इनकम्स होती हैं. गवर्नमेंट की पर्सनल इनकम्स मतलब जो गवर्नमेंटल इनकम्स हैं, राइट. इट कुड बी टैक्सेशन से आया, सब्सिडी की तरह दे देते हैं वो उसको. इट कुड बी फाइन से कलेक्ट किया गया, कहीं पे पेनल्टीज़ लगाई गई. तो वो इनकम गवर्नमेंट का है, बट वो आपको दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन अलाउंस, सर्टेन सब्सिडीज़. तो वो होती है ट्रांसफ़र इनकम. तो देखा जाए दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि फैक्टर इनकम वो इनकम है जो मिली है कुछ वैल्यू एडिशन करने के बाद. हमने कोई काम किया है उसके बाद दी गई है फैक्टर इनकम. ट्रांसफ़र इनकम क्या है कि कोई काम नहीं किया गया तब भी इनकम आई है, राइट. अब आप सोचिए, नेशनल इनकम में मुझे किस तरह की इनकम को इंक्लूड करना चाहिए? वो इनकम जो कमा कर आई गई है, जो वो इनकम जो किसी और ने मुझे दी है. येस, यू आर राइट. हमें उसी इनकम को लेना चाहिए जिसमें वैल्यू एडिशन हुआ है. तो दैट इज़ अ फैक्टर इनकम. तो हम फैक्टर इनकम को लेते हैं जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं. हम ट्रांसफ़र इनकम को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि सोचिए ट्रांसफ़र इनकम अगर मैं फ़र्स्ट केस में बात करूं तो पैसा तो पापा ने कमाया था. तो जो पापा की इनकम है वो नेशनल इनकम का पार्ट बननी चाहिए. बट जो मेरे को पॉकेट मनी मिली मेरे लिए, चाहे वो इनकम है, बट वो तो उन्होंने अपनी इनकम में से मुझे दिया है. अगर मैं इसको भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लूँगी तो यहाँ पर डबल काउंटिंग हो जाएगा नेशनल इनकम में, राइट. तो इसलिए हम सिर्फ फैक्टर इनकम्स को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब यहाँ पे बात आती है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं विच आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर द इन्वेस्टमेंट. ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखा गया है. दीज आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट. अब लेते हैं फाइनल गुड्स में. एग्जाम्पल है, फाइनल गुड्स क्या होंगे? वो गुड्स जो फटाफट से हमने कंज्यूम किया और ख़त्म हो गया. इट कुड बी मिल्क, ब्रेड. आप यहाँ पर कोई भी कमोडिटी का एग्जांपल ले सकते हैं जिसको हम कंज्यूम करके फिनिश ऑफ कर देते हैं, राइट. अगर हम हाउस होल्ड्स उसको ख़रीद रहे हैं तो वो फाइनल गुड है. बट अगर यही मिल्क इज़ परचेज्ड बाय
मिठाई वाला, हलवाई शॉप, या आई वुड से समबडी एल्स, तो क्या ये फाइनल गुड कहलाएगा? नहीं। अगर यही मिल्क इज़ परचेज्ड बाय द स्वीट्स शॉप, जो उसको कन्वर्ट करके स्वीट्स बना रहा है, मे बी रसगुल्ला बना रहा है, मे बी ही इज़ कन्वर्टिंग इट इनटू पनीर, और ही इज़ कन्वर्टिंग इट इनटू रसमलाई एंड सम अदर थिंग्स, ठीक है, तो वहाँ पर मिल्क फाइनल गुड नहीं कहलाएगा। वहाँ पर स्वीट्स शॉप वाला जो स्वीट सेल कर रहा है, दैट विल बिकम अ फाइनल गुड। तो वहाँ पे मिल्क क्या बन जाएगा? For any producer, the milk here in this case would be a new term which is called intermediate good. So intermediate good क्या हुआ? वो goods which are either used for resale or for further production. तो यहाँ पे देखिए हम इसको further production में लेकर आ रहे हैं। तो मिल्क अगर हाउस होल्ड्स खरीद रहे हैं फॉर फाइनल कंजम्पशन, जिसको हम आगे सेल नहीं करने वाले हैं, उसमें वैल्यू ऐड करके बेचने नहीं वाले हैं, तो वो फाइनल गुड है अगर हाउस होल्ड्स ने ख़रीदा। बट अगर यही मिल्क शॉपकीपर्स ख़रीद रहे हैं, यही मिल्क स्वीट शॉप वाले ख़रीद रहे हैं, जिसको आगे रीसेल करेंगे या फिर उसके अंदर वैल्यू ऐड करके वो उसको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं, सो दिस मिल्क विल बिकम अ इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, सो डिफरेंस क्लियर है आप दोनों को फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में। फिर आता है इंटरमीडिएट गुड्स में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। क्या पॉइंट्स हैं? दे आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। मतलब ये B2B जा रहा है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ये गुड्स जो है ट्रांसफ़र होती हैं। देन दे हैव अ डिराइव्ड डिमांड, मतलब इनकी जो डिमांड है वो डायरेक्टली नहीं आ रही है। डिराइव्ड मतलब किसी चीज़ से डिराइव हो रही है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कार का, तो पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर पेट्रोल की डिमांड हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, राइट। पेट्रोल हमें क्यों चाहिए? बिकॉज वी नीड टू ड्राइव अवर कार्स। तो हम कार्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पेट्रोल की रिक्वायरमेंट हो रही है। इसी तरह से हम स्वीट्स लेना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर मिल्क की रिक्वायरमेंट हुई। तो इंटरमीडिएट गुड्स का सेकंड फीचर यहाँ पे क्या आ रहा है कि इन गुड्स की जनरली डिराइव्ड डिमांड होती है, राइट। ड्यूरेबल गुड्स, अगर वो कहते हैं अगर गवर्नमेंट ने कोई भी तरह के ड्यूरेबल गुड्स लिए हैं, जैसे कि ट्रक्स लिए मिलिट्री के लिए, एयरक्राफ्ट लिए मिलिट्री के लिए, उन्होंने व्हीकल्स लिए हैं, तो गवर्नमेंट ने अगर कोई भी चीज़ मिलिट्री पर्पसेस के लिए ली हैं, तो वो भी हमारा इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या उसको वो रीसेल करने वाले हैं? नहीं। क्या वो उससे फर्दर प्रोडक्शन करने वाले हैं? देखा जाए तो यस, यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो गुड्स का नहीं हो रहा है, यहाँ पे सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन कैन बी ऑफ एनीथिंग, ऑफ गुड्स और फॉर सर्विसेज। तो यहाँ पर क्योंकि वो उसको डिफेंस सर्विसेज प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे हैं, तो जो ये ड्यूरेबल गुड्स खरीदे गए हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट बन जाएंगे। और सोचिए यही ड्यूरेबल गुड अगर एक फाइनल कंज्यूमर खरीद रहा है, हम नॉर्मल रेसिडेंट्स खरीद रहे हैं, तो ये फाइनल गुड है। अगर मैंने ट्रक खरीदा या मैंने कार खरीदी है या मैंने कोई व्हीकल खरीदा है, तो यही व्हीकल हमारे लिए फाइनल गुड बन जाएगा। बट अगर यही गुड्स गवर्नमेंट ने खरीदे हैं, क्योंकि वो आगे जाके डिफेंस सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो ये उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स बन गए हैं। देन उन्होंने क्या बोला कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने कहा था कि स्वीट शॉप वाले ने मिल्क खरीदा, मिल्क का प्राइस 55 रुपीज़ है, राइट। उसने उस 1 kg मिल्क से उसने क्या किया? उसने स्वीट्स बनाए, उसने रसगुल्लास बनाए। उसने वही रसगुल्लास 100 रुपीज़ पर kg वो सेल कर रहा है, 100 रुपीज़ पर kg वो सेल कर रहा है। तो क्या हम जब उससे ख़रीदने जाएंगे, क्या हम उसको 100 रुपीज़ रसगुल्ला का पे करेंगे, 55 रुपीज़ मिल्क का पे करेंगे, या उसके अंदर उसने शुगर ऐड किया उसका पे करेंगे? नहीं। तो वो क्या बताना चाहते हैं कि हम हमेशा फाइनल गुड्स का प्राइस पे करते हैं, हम रसगुल्ला का प्राइस पे करेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी इस इंटरमीडिएट गुड का प्राइस इंक्लूड हो चुका है।
तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड के प्राइजेज या उसकी वैल्यू को फाइनल गुड्स में मर्ज कर दिया जाता है टू डिराइव द फाइनल वैल्यू। देन दे आर टॉकिंग अबाउट, नेक्स्ट पेज पे बात हो रही है प्रोडक्शन बाउंड्रीज़ की। प्रोडक्शन बाउंड्री को बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं कि जब तक जो भी गुड प्रोड्यूसर की फैक्ट्री में है वो इंटरमीडिएट गुड है, जैसे ही वो फैक्ट्री से बाहर जाएगी वो फाइनल गुड बन जाएगी। तो जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंडर में जितनी भी गुड्स हैं दोज आर इंटरमीडिएट गुड्स, और जैसे ही ये गुड्स फैक्ट्री के प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर चली जाएंगी तो ये फाइनल गुड्स बन जाएंगी, कंज्यूमर्स के पास जा रही हैं अगर, राइट। तो यहाँ पर हम नेशनल इनकम में कौन सी गुड्स को इंक्लूड करने वाले हैं अब, फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या हम इंटरमीडिएट को कर सकते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड हो चुकी हैं। तो जिस तरह से हम ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करते थे, उसी तरह से यहाँ पर हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम वैल्यू लेते हैं सिर्फ फाइनल गुड्स की। सो नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, और हम उन्हीं को लेके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हम क्लास में थोड़ा सा कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, देन डेप्रिसिएशन क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड and keep watching my videos. Thank you so much.